तो ये जो आपका टॉपिक है ये हाई स्कूल का है, जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि आपके किस में आएगा, ऑप्शनल में आएगा। ठीक है, तो रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है कि दिए गए शब्दों को पुनः सही क्रम में लगाना जिससे उसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, रीऑर्डरिंग। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस दिए जाएंगे सभी उल्टा पुल्टा दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिएगा इसमें एक सेंटेंस दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में मान लीजिए आया है, ही नॉट गो अमेरिका डेली, आगे डज। ठीक है, ऐसा एक सेंटेंस दिया गया है और आपके एग्जाम में जब आएगा तो कुछ ऐसे करके आता है, ऐसे आए या सीधा लिखा हो, तो इसके जो क्रम है वो सब कैसे हैं, गलत क्रम में लिखे हैं, कोई भी इसका ऑर्डर सही नहीं है। तो ऑर्डर सही करने के लिए हमें रीऑर्डरिंग का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि उसे दोबारा क्रम में लगाना पड़ता है जिससे का उसका हमें अर्थ कुछ मिल सके। जैसे इसमें अगर दोबारा हम इसको क्रम में लिखेंगे सही से तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो क्या होता है कि देखना पड़ता है सेंटेंस हमारा किस प्रकार का है। सेंटेंस देखो, उसके बाद उसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना पड़िए। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट ही दिया गया है, क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं, जितने भी प्रोनाउन यदि आपको दिए सेंटेंस में अगर है और कोई प्रोनाउन ऐसा है जो सब्जेक्टिव केस का है तो समझ लीजिए शुरुआत उसकी वहीं से करेंगे। तो आपका ही लिखा है तो ये आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, शुरुआत यहीं से करेंगे ही। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया जो कि क्या है, डज। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, गो। इसके बाद देखो यहाँ टू नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए टू लगाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन होता है वो टू होता है और टू यदि नहीं देंगे तो सेंटेंस गलत रहेगा। तो क्या लगाएंगे आगे, टू, फिर कहाँ लिखेंगे, अमेरिका जा रहा। इसके बाद फिर डेली। कोई समस्या यहाँ तक? अब जैसे मान लीजिएगा एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, लिखा है यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है श्वेता गेव ही ए बुक। अब बताओ इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ये सभी जो सेंटेंस है वो कैसा है, गलत क्रम में लिखा हुआ है, तो इसको हम सही क्रम में लगाएंगे। तो कैसे लगाना पड़ेगा हमें, देखो सबसे पहले वही हमने तुम्हें कहा कि सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। आप इसको भी देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट लग रहा है क्योंकि ये आपका नाउन है, लग रहा है नहीं। और सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस का बनाओगे या ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वहाँ पर या तो आपको नाउन लिखना पड़ेगा या तो प्रोनाउन। इसके अलावा कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। मतलब सब्जेक्ट कह नहीं सकते ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये नाउन है। क्या है, नाउन है। और ये आपका जो ही लिखा है ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन। अब बात ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट, और यानी प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के लिए अलग हिसाब के प्रोनाउन होते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए अलग हिसाब के होते हैं। लेकिन जो हमारे पास नाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के लिए भी सेम होते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम होते हैं, जो नाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए नाउन दिया है, क्या हम इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास एक प्रोनाउन दिया है जो सब्जेक्टिव केस का है। कौन से केस का है, सब्जेक्टिव केस का है, इसलिए हम उसको वरीयता देंगे। अगर हम उसको नहीं सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो सेंटेंस हम गलत कर देंगे, समझा नहीं। तो इसलिए हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल पहले करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद मेन वर्ब यहाँ दी है डायरेक्ट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गेव। ठीक, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, श्वेता, श्वेता, फिर ए बुक। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ पर भी बनाने। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रीऑर्डरिंग को करते हैं। अब देखते हैं इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। अच्छा, सेंटेंस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव, दूसरा आपका कौन सा होता है,
नो, इंट्रोगेटिव। जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है इसी के अंतर्गत आपका आता है अफर्मेटिव, और दूसरा निगेटिव। यानी कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है इसी में आपका अफर्मेटिव होता है और निगेटिव। इंट्रोगेटिव आपका अलग सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के बाद में इम्परेटिव, इसके बाद में ऑप्टेटिव, इसके बाद आपका पांचवा है एक्सक्लेमेटरी। ये आपके 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आज हम बता रहे हैं आपको कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी मुख्य पहचान ये होती है कि उसके अंत में आपको फुल स्टॉप लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा? लेकिन आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसमें भी फुल स्टॉप लगा मिलता है। तो पहले एक एक करके बात को समझें। जो हमारे पास असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है, ये वाक्य जो होते हैं ये हमारे कथन को बताते हैं कि कोई काम किस प्रकार से हो रहा है। जैसे वह कानपुर जा रहा है, मतलब कथनात्मक वाक्य जिसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको जानकारी देगा वाक्य के बारे में। इसके बाद जो इंट्रोगेटिव होता है ये क्या करता है, प्रश्न पूछने का, यानी कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जिसे कहते हैं। यानी कि ये वाक्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें आदेश दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है या सलाह दिया जाता है। ऐसे चीज़ें जो होती हैं वो किस में होती हैं, इम्परेटिव में। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें अपनी इच्छा प्रकट की जाती है, भाव प्रकट किए जाते हैं। इसके बाद में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसमें आपका कोई दुख का एकदम आश्चर्य हुआ, ठीक है, यानी सरप्राइजिंग चीज़ें जो होती हैं, यानी कि यदि कोई दुखी है, ठीक है, उसका भाव, अरे ये क्या हुआ, यानी कि जितने भी आश्चर्यजनक शब्द हमारे मन में भाव में आते हैं जो सेंटेंस प्रयोग होते हैं वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी। यानी कोई भी आश्चर्यजनक चीज़ ये तुम्हें मिल गई देखने ने कहा कि वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज, ठीक है। तो यानी कि आश्चर्य जब हमारे दिमाग में आता है तो जो ऐसे सेंटेंस बनते हैं तो वो कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो अब हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस है तो आपका जो सब्जेक्ट यानी कि जो उसकी शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, सब्जेक्ट से। कोई भी असर्टिव सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, सब्जेक्ट से होगी। इसके बाद में आपको वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी देखने को मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, दोनों केस अभी हम बता रहे हैं आपको, हम तब तक जर्नल फार्मूला बता रहे हैं। इसके बाद आपको क्या मिलेगी, मेन वर्ब। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अदर वर्ड। यहाँ तक आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी किसमें, असर्टिव में। और लास्ट में आपको ये जरूर ध्यान देना क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कि कुछ हमारे पास सेंटेंस हैं, कुछ में सिर्फ 2 ही, एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपको मेन वर्ब देखने को मिलती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म होगी, वो सेकेंड। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या तो मेन वर्ब में यस या ईएस वाली फॉर्म होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? ये किसकी बात हो रही है, ये सिर्फ अफर्मेटिव की बात हो रही है। असर्टिव का जब सेंटेंस कौन सा होगा, अफर्मेटिव। अगर निगेटिव होगा तो फिर आपकी यही वाला जो फार्मूला है, यही अप्लाई होगा। जैसे हम निगेटिव सेंटेंस कोई लिखेंगे तो सब्जेक्ट होगा, इसके बाद यदि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर हमारे पास यही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में यदि हमारे पास सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज, और प्लूरल है तो डू। इसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। समझ में आ गई बात है नहीं? तो ऐसे में क्वेश्चन जैसे हम लिख रहे हैं, श्याम एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है।
तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, कौन सा है सेंटेंस आपका, टेंस आपका जो है टेंस वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, और जो सेंटेंस है वो कौन सा है, असर्टिव है। सेंटेंस और टेंस में अंतर समझते हो, ये कन्फ्यूजन करते हैं यहाँ के बच्चे। क्या है कि जो सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं वाक्य, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये हमारे पास एक वाक्य लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस लिखा हुआ है। और टेंस बताता है कि ये घटना कब हुई है, पास्ट में तो वो पास्ट टेंस, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट, और फ्यूचर में होगी तो वो कौन सा होगा, फ्यूचर, यानी कि वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेंटेंस होता है वो वाक्य होता है। तो हम पूछ रहे हैं कि ये जो लिखा है ये आपका सेंटेंस है, तो कौन सा सेंटेंस तुम्हें दिखने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है इसलिए। आगे इम्परेटिव आ रहे वो सब फिर आगे बताएंगे, फिर लास्ट में पूरा आपको इसका कंक्लूजन देंगे। फिलहाल में ये देखो, तो यहाँ पर जो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम, सिंपल सी बात, वो कहाँ से करेंगे, सब्जेक्ट से ही। तो सब्जेक्ट में अब आपको क्या दिया है बताओ, श्याम। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट बन सकता है, रामायण बन सकता क्या, नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर दा लगाना भूल गए, रामायण लिखा था तो दा जरूर लगाना है, ठीक है, तो दा पीछे है। तो अब ये लिखा है हमारे पास श्याम, तो इसको सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, श्याम। इसके बाद में हमने क्या बताना है, यहाँ क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कहीं भी लिखी हो उसे ढूंढ के लाओ, तो कहाँ लिखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिड। अब इसके बाद देखिए, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉट। अगर नहीं है निगेटिव, असर्टिव है, तो सीधे मेन वर्ब आएगी। हमारे पास सेंटेंस ये निगेटिव क्योंकि नॉट दिया गया था, निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लाएंगे, नॉट। इसके बाद फिर हम क्या लाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रीड। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण। बात समझ में आ गई या नहीं, कोई समस्या, ठीक है। अब यहाँ पर अगर असर्टिव सेंटेंस होता, जैसे अब ये सेंटेंस एक लिखा है, इसका भी क्रम जो है गलत लिखा है, इसका हम कोई सेंस निकाल सकते हैं क्या, कोई सेंस निकाल सकते हैं, कोई सेंस नहीं निकालेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो क्या है बताइए, ही है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, यही आएगा आपका सब्जेक्ट बनेगा आखिर। देखो सेंटेंस जो हमारे पास है ये हमारे पास दिख रहा है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, चिन्ह से भी लग रहा है और यहाँ पर हमके इसके मूड से भी लग रहा है कि ये सेंटेंस हमारा कथनात्मक वाक्य, ये हमारी कोई बात को बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो सेंटेंस हमारा है असर्टिव है, तो हम इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, तो ही को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब ही हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हमारे पास ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, सेल्डम हुआ, ऐसे कुछ हमारे पास होते हैं एडवर्ब जो हमारे मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो हम ऑलवेज लिखा है, हमें मेन वर्ब इसे लगानी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब जो है स्पीक्स है। ये वर्ब होती बोलना, जो वर्ब होती उसके अंत में आपको मोस्टली ना मिलता है, मोस्टली मतलब नहीं, हमेशा ही लगभग में 99.99% वो जो ना वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब ही होते हैं। जैसे स्पीक माने क्या होता है, बोलना, ना आया, कट माने काटना, ना आया, राइट माने लिखना, ना आया, तो ये जो शब्द होते हैं ये वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर हमारा यस लगा तो समझ लिया हमने कि ये हमारी कौन सी वर्ब, मेन वर्ब है। कौन सी है, मेन वर्ब है। तो अब हमने मेन वर्ब लगानी थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो अभी हम बताएंगे, वो सब कहाँ आते हैं, मेन वर्ब से पहले। तो मेन वर्ब से पहले आएगा तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑलवेज, फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब क्या आएगा, स्पीक्स, फिर क्या आएगा, द ट्रूथ। बात समझ में आ रही है नहीं, बताओ कोई समस्या, नोट करो इतना, फिर बाद में कुछ सेंटेंस अभी हम दे रहे हैं जो कि सभी सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड ही होंगे, उसकी रिवॉर्डिंग करना हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इन जब ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको हम कैसे हैंडल करते हैं, तो हमने आपको बता दिया ये जितने सेंटेंस हैं सब असर्टिव सेंटेंस ही हैं। और असर्टिव सेंटेंस को बनाना आपको अच्छी तरीके से आ ही गया है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव में पॉजिटिव है तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा देखने को, मेन वर्ब। हेल्पिंग उसमें नहीं होगी। अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ सेंटेंस है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस आपको दिया गया है, एक ऊपर लिखा है वी अदर एट नॉट लाफ शुड। तो ये सभी जो शब्द दिए गए सब अलग अलग लिखे हैं। यदि अलग अलग लिखे हैं तो हम कैसे इसे हैंडल करेंगे, तो सबसे पहला काम अपना सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट इसमें आपको प्रोनाउन दिया है जो कि सब्जेक्टिव केस का शुरुआती में इधर भी है, तो यहाँ पर भी आपका वही आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ मॉडल आपका दिया गया शुड। आपको शुड हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और यू आउट टू, यूज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, जितने भी मॉडल दिए जाएं वो आपको कहाँ लिखने, सब्जेक्ट के बाद ही। तो आपका क्या आएगा सबसे पहले, अब इसके बाद में शुड। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस नोट दिया है, हमने आपको बताया था मेन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो नोट यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, इसके बाद नॉट आ गया। अब क्या चाहिए आपको बताओ, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, लाफ। इसके बाद लाफ के बाद में हम क्या लगाएंगे, एट अदर, ठीक है। अगला सेंटेंस दिया गया है ही लॉट ए मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, ये दिया है, ठीक। अब जरा देखो यहाँ कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है, बताओ कहीं पर है, नहीं है। लेकिन बोरो मीन्स होता है उधार मांगना, ये बोरो की ही सेकेंड फॉर्म लिखी है या नहीं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि मेन वर्ब यही है, और मेन वर्ब यही है तो सब्जेक्ट के बाद ये आएगा, क्योंकि सेंटेंस ने बता दिया है कि ये सेकेंड फॉर्म लिखी है। सेकेंड फॉर्म लिखी है तो वो सेकेंड फॉर्म जो होती है सिर्फ और सिर्फ कहाँ आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, अन्य कहीं जगह नहीं आती। तो आपने क्या लिखना है सब्जेक्ट के बाद, अब इधर बोरोड, BORROWED। अब बोरोड, अब क्या मांग रहा है, मनी, कितना, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन उधार मांग रहा है। तो क्या लिखोगे, ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है। किससे मांग रहा है, फ्रॉम मी यानी मुझसे। तो ये जो पूरा सेंटेंस हो गया। अब इसका एक सेंस मिल गया है कि वह मुझसे बहुत सारा धन उधार मांग रहा, मैं मांगा उसने, मांग रहा नहीं, मांगा, पास्ट इंडेफिनिट है। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस के रूप में यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट रूप में आई, तो क्या लिखेंगे हम, आई, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है इसमें, गोट, यही तो है। तो आई गोट। अब क्या हुआ, नाराज, तो क्या लगेगा, एंग्री, ठीक। अब किस पर, उसके व्यवहार पर, तो क्या लगाओगे, एट हिज बिहेवियर। समझ में आ गई बात है नहीं। यानी कि हमने सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है कि इसके अलावा और तुमसे कुछ ज़्यादा एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। यदि असर्टिव सेंटेंस आता है तो बस ऐसे ही करके कुछ पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। इसके बाद ये सेंटेंस देखिएगा, ये कुछ थोड़ा सा उससे ट्रिप है, ज़्यादा कुछ कठिन भी नहीं है। हमने वही काम करना है, सबसे पहले ढूंढना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। और आई का काम क्या है ये याद रखना पंचुएशन में भी, कि आई चाहे सेंटेंस के बीच में हो, चाहे पहले हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट पहले आई। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, गया, मैं गया। तो यानी कि वेंट लिखा है, हमने तुम्हें बता दिया था कि यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगी। तो क्या लिखोगे, वेंट, ठीक है, आई वेंट। अब देखो यदि इसमें लिखा होता कहीं पर आगरा तो हम क्या लिखते, टू आगरा करके कुछ। लेकिन बात ये देखिएगा, हमारे पास वेंट भी एक वर्ब है और सी भी आपकी एक वर्ब ही है, दोनों है वर्ब या नहीं। जब डबल वर्ब एक साथ आती हैं
तो हमें एक मेन वर्ब बनानी पड़ती है और एक को इन्फिनेटिव बनानी पड़ती है। तो मेन वर्ब वही वर्ब होगी जो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। ये टेंस के अकॉर्डिंग आ गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हमने इसको क्या बना दिया, मेन वर्ब। अब ये हमारी फर्स्ट ही फॉर्म है, तो इसे हम टू लगा के इन्फिनेटिव बना देंगे। तो क्या लगाएंगे, आई वेंट टू सी। ठीक है, मैं क्या देखने गया, ताज, सॉरी सी। अब क्या देखने गया, ताज, तो क्या लगाओगे, द ताज। यहाँ पर द है, ताज है, तो द ताज। ठीक है, अब विद माई ब्रदर यानी मेरे भाई के साथ, तो विद माई ब्रदर। कोई दिक्कत। अब तुम्हें यहाँ ये समझना है, यदि दो वर्ब दी गई हो तो उसमें आपकी एक मेन वर्ब होगी और एक आपकी इन्फिनेटिव बनानी पड़ेगी। ठीक है, टू लगा के उसको हम जोड़ देंगे। अब आगे देखो ये वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वही काम। अब यहाँ पर क्या है कि पोसेसिव एडजेक्टिव आपका दिया गया है, ये आपका जो दिया गया है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है, तो जब पोसेसिव एडजेक्टिव दिया है तो वो नाउन से पहले आता है, तो नाउन हमारे पास क्या है, फादर है या नहीं। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले नंबर पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आएगा, फिर क्या आएगा, यानी फादर। तो माई फादर। सिखाया यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हम ये लगाएंगे अब टॉट, टॉट। फिर क्या लगाओगे, मी। और ये जो लिखा है ये स्विमिंग, ये क्या है, स्विमिंग। ये आपका नाउन है, ना कि आपका ये वर्ब है। आईएनजी लगा देख लियो तुम, ये ना कहो कि ये क्या है, वर्ब मत कहना, ये क्या है, ये आपका नाउन है। तो ये नाउन फॉर्म में लिखा है, तो क्या लिखेंगे, स्विमिंग। कोई समस्या बताओ है। अब एक बात और समझ लीजिए, हमारे पास में कभी कभी क्या होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो उसमें से जो आपका पुरुषों के लिए यानी कि व्यक्तियों के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो आपके अन्य चीज़ें जो होती हैं वो सब क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपका क्रम क्या होता है कि सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसको क्रम आप छेड़छाड़ करते हो, लौट पोट करते हो, तो क्या होगा कि आपको अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बाद में लिखते हैं तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, टू। क्या लगाना है, टू। तो ऐसे सेंटेंस फिर बनता है। अब जैसे लिखा है नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। ठीक है, यहाँ पे आएगा देखो, यूँ नहीं ये चलो छोड़ो। ठीक है, तुम लोग समझो। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, नेवर फिर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो कैसे आप बनाएंगे, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, फिर इसके बाद नेवर गोज वेस्ट, यानी जो अपना मेहनत होता है, जो कठिन परिश्रम होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप वैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, हार्ड वर्क। ये आपका नाउन यानी कि सब्जेक्ट बन जाएगा, हार्ड वर्क। फिर क्या लिखेंगे, नेवर, फिर गोज, फिर क्या लिखेंगे, वेस्ट। बस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि हमारे पास यदि असर्टिव सेंटेंस के वाक्य लिखे हुए हैं यानी असर्टिव सेंटेंस हैं तो उसको हम रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं। यदि हमारे पास में क्रम उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है और एग्ज़ाम में हमें सही करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अब अच्छी तरीके से इसे कर लेंगे। धन्यवाद।